अनन्या एक हंसमुख स्वभाव की लड़की थी जिसे बाकी इंसानों के विपरीत ज्यादा ही गर्मी लगती थी। उसे ठंडे पानी से नहाना काफी ज्यादा पसंद था। वो दिन में कम से कम 3 से 4 बार ठंडे पानी से जरूर नहाया करती थी। ऐसे ही एक दिन अपने हाथ में कपड़े लिए अनन्या नहाने जाती है। माँ, पानी कितना गर्म हो रहा है। ऐसे पानी से नहाना तो दूर, मैं छू भी नहीं सकती। आप प्लीज मोटर चला दो ना। हाँ, तू अनोखी आई है ना। जब सब इसी पानी से नहाए हैं तो तुझे इस पानी से नहाने में क्या दिक्कत है? ज्यादा ठंडा पानी में नहाने से तबीयत खराब हो जाएगी तेरी। ऐसे पानी से नहाने से बेहतर है मैं नहाऊं ही नहीं। आप पानी के साथ साथ मेरे दिमाग का तापमान भी बढ़ा रही हो। अब मोटर चला दो। तेरा बहुत ज्यादा हो रहा है। मोटर तो चलेगी नहीं क्योंकि टंकी भरी हुई है। अगर तुझे इतना ही ठंडे पानी से नहाने का शौक है तो जा, फ्रिज से बर्फ निकाल कर नहा ले। इस तरह राजवंती के कहने पर अनन्या किचन में जाती है और फ्रिज से सारी बोतल निकाल कर ले आती है और उसमें से बर्फ भी निकाल कर ले आती है और उसके बाद उससे नहा लेती है। थोड़ी देर बाद जब राजवंती किचन में जाती है तो फ्रिज में एक भी बोतल पानी न पाकर वो चिल्लाना शुरू कर देती है। कामचोर कहीं की, अगर तू फ्रिज का पानी पीती है तो इन्हें भर के क्यों नहीं रखती है? और खाने के समय फ्रिज में एक भी बोतल नहीं रहेगी और ना ही बर्फ है फ्रिज में। मैंने आपके फ्रिज का कोई पानी नहीं पिया है, आप मुझे क्यों बोल रही हो? हाँ हाँ, तू तो इतनी शरीफ है। तू तो फ्रिज के पानी को हाथ भी नहीं लगाती होगी। तो कहाँ गया सारा पानी? और ना ही फ्रिज में बर्फ है। अच्छा, वो उससे तो मैं नहा ली। आप ही ने तो बोला था फ्रिज के पानी से नहा ले, तो मैं नहा ली। अब जाकर राहत मिल रही है। नाश पीटी कहीं की, मैंने तो ऐसे ही बोला था। तू सच में ठंडा पानी से नहा ली? तुझे मरना है क्या? मैं तुझे उठाकर डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाने वाली हूँ, समझी तू? अरे माँ, आप टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा। बल्कि मुझे तो ठंडे पानी से नहाकर तंदुरुस्त फील हो रहा है। ऐसे ही वक्त बीतता है और अनन्या की ठंडे पानी से नहाने की आदत नहीं छूटती। एक दिन सक्षम नाम का लड़का अपनी माँ के साथ अनन्या को देखने आता है। आइए आइए बहन जी, आपका स्वागत है। और सफर में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं बहन जी, बिल्कुल नहीं। बाकी सब तो ठीक है। आप अपनी बिटिया को बुला दीजिए। जी जी, जरूर। अनन्या चाय की ट्रे लेकर किचन से बाहर आती है। बहन जी, बेटी तो आपकी बेहद खूबसूरत है और मेरे बेटे के साथ इसकी जोड़ी राम सीता की लगेगी। मुझे आपकी बेटी पसंद है। बेटा, क्या तुझे भी लड़की पसंद है? जी माँ, आपकी पसंद में मेरी पसंद है। आने वाले कुछ महीनों में सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है और इस कड़कड़ाते ठंड में अनन्या की शादी सक्षम से हो जाती है। शादी के अगले दिन अनन्या सुबह जल्दी उठकर कड़कड़ाते दिसंबर की सर्दी में शावर के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है और बर्फ जैसे ठंडे पानी से नहाकर अपनी पहली रसोई के लिए जल्दी से तैयार हो जाती है। बहू, तू इतनी जल्दी उठ गई? सर्दी में थोड़ा और आराम कर लेती। और देखो तेरे बालों से कैसी पानी टपक रहा है। तुझे इतनी ठंड में बाल धोने की क्या जरूरत थी? मुझसे तो सुबह उठा भी नहीं जाता। बेहद ठंड लगती है। पूरा शरीर बस कांपता ही रहता है ठंड से। पता नहीं और कितनी भयानक सर्दी पड़ेगी। माँ जी, इतनी भी सर्दी नहीं है। मैं तो सुबह जल्दी उठकर नहा भी ली हूँ। माँ जी, जाइए आप भी नहा लीजिए जल्दी से। हाँ बहू, तू जल्दी से पानी गर्म कर दे, फिर मैं नहा लूंगी। ठंडे पानी को हाथ लगाने में मौत आ जाएगी इतनी ठंड में। माँ जी, पानी क्यों गर्म करना है? आप भी क्या फालतू में बिजली फूकेंगी? ठंडे पानी से ही क्यों नहीं नहा लेती? कुछ पता नहीं चलता? अरे बहू, तो पागल हो गई है क्या? इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, खुद तो गर्म पानी से नहा ली और मैं ठंडे पानी से नहा लूं? माँ जी, मैं तो हमेशा से ही ठंडे पानी से नहाती हूँ। मैं तो अपने मायके में भी ठंडे पानी से ही नहाती थी। मेरी तो आदत ही नहीं है गर्म पानी से नहाने की। गर्म पानी से तो मैं कभी नहीं नहाती हूँ। इतनी सर्दी में तू ठंडे पानी से नहाती है? तू पागल तो नहीं है? पानी गर्म करना है। अगर तबीयत बिगड़ जाएगी और मैं तो गर्म पानी से ही नहाऊंगी। इन बूढ़ी हड्डियों में ठंडे पानी की मार झेलने की ताकत नहीं है। माँ जी, सिर्फ एक बार ही ठंड लगती है, फिर उसके बाद तो पता ही नहीं चलता। आप भी बच्चों की तरह कर रही हैं। नहाना ही तो है, ठंडे से नहाओ चाहे गर्म पानी से। बहू, तेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या? जिस तरीके से ठंड पड़ रही है, 2-3 दिन में ही तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। ये जो ठंडा पानी से नहाने का भूत चढ़ा है ना, वो भी जल्द उतर जाएगा।
सुमित्रा को जैसे ही अनन्या के ठंडे पानी से नहाने के बारे में पता चलता है तो वो उसे समझाती है, लेकिन अनन्या पर उसकी बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे तो ठंडा पानी में ही नहाना होता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और एक दिन सुमित्रा की सहेली कल्याणी उनके घर आती है। अगले महीने मैं भी अपने बेटे की शादी कर दूंगी। तू तो सास बनकर ऐश की जिंदगी जी रही होगी। और कहाँ है तेरी बहू? मैंने तो उसे देखा भी नहीं क्योंकि बीमार थी। अभी बुलाती हूँ। अनन्या बहू, जरा यहाँ तो आना। अनन्या गीले बालों से जल्दी से नहाकर सुमित्रा के सामने आती है। अरे बहू, तेरे बालों से तो पानी टपक रहा है। जल्दी से कपड़ा लगा ले, नहीं तो तुझे सर्दी लग जाएगी। अरे तू बोल भी किसे रही है? इसको सर्दी लग जाएगी? ये तो दिन रात ठंडे पानी से नहाती है और किसी की नहीं सुनती। क्या इतनी ठंड में ठंडा पानी से नहा कर आ रही है? अरे अनन्या बहू, तुझे अपनी जिंदगी प्यारी है या नहीं? इतनी ठंड में तो लोग अकड़ जाते हैं और तू है कि ठंडे पानी से नहा रही है। आंटी जी, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप लोग गर्म पानी से नहा कैसे लेते हो। पहले गर्म पानी करो फिर नहाओ, और गर्म पानी से तो शरीर में खुजली सी आ जाती है और शरीर रूखा रूखा हो जाता है। इससे अच्छा है कि सीधे बाथरूम में घुसो और शावर ऑन करो। अरे बेटा, अगर तुझे गर्म पानी से इतनी दिक्कत है तो कम से कम पानी को गुनगुना कर लिया कर, क्योंकि इस कड़ाके की सर्दी में ठंडा पानी से नहाने से निमोनिया हो सकता है। अरे यार, आप सब लोग मुझे इतना क्या गर्म पानी से नहाने के लिए बोल रहे हो? मैं तो ठंडे पानी से बहुत टाइम से नहा रही हूँ। आज तक तो कुछ नहीं हुआ और आगे भी कुछ नहीं होगा, और मुझे तो ठंडे पानी से नहाना ही पसंद है। अरे कल्याणी, किसे ही समझा रही है? इसे कहकर तो हम गलती कर रहे हैं। इसे करने दे जो इसे करना है। ठीक है बहन, मैं चलती हूँ। सुमित्रा अपनी बहू को ठंडा पानी से न नहाने के लिए बोल बोल कर थक चुकी थी, लेकिन अनन्या का इन बातों पर कोई भी ध्यान नहीं जा रहा था और उसका ठंडे पानी से नहाना कभी नहीं रुक रहा था और वो रोज सुबह उठकर ठंडे पानी से नहा लिया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और एक दिन ठंडे पानी से नहाने की वजह से अनन्या को काफी ज्यादा जुकाम हो जाता है। तभी उसका पति कमरे में आता है। अनन्या, जल्दी से एक कप चाय बना लाओ यार, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, मानो ठंड में तो मैं जम ही गया हूँ। आप जाकर खुद ही चाय बना लीजिए और मेरे लिए भी बना दीजिए। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और जुकाम भी हो रखा है। माँ ने मना किया था ना तुम्हें कि ठंडा पानी से मत नहाओ, लेकिन तुम क्यों नहीं मान रही हो यार? तुम्हें तो हमेशा अपनी मनमानी करनी होती है। अब देख लो अपनी हालत, कैसे परेशान हो रही हो। आप यहाँ मेरा मजाक बनाने आए हो क्या? जब दिखाई दे रहा है कि मेरी हालत खराब है, फिर भी अपना ज्ञान देना तो जरूरी ही है तुम्हें। हाँ हाँ, सही बात तो तुम्हें ज्ञान ही लगती है ना। अब अपनी हालत देखकर तो ठंडे पानी से नहाने का विचार तो त्याग ही दिया होगा तुमने, या अभी भी ठंडे पानी से नहाने का भूत नहीं उतरा है तुम्हारे ऊपर से? अरे पागल हो गए हो क्या आप? जुकाम तो ना नहाने वाले इंसान को भी हो जाता है, और मैं दुनिया में इकलौती नहीं हूँ जो ठंडे पानी से नहाती हूँ। दुनिया में बहुत सारे लोग ठंडे पानी से नहाते हैं, वो भी कभी बीमार नहीं होते। एक काम करो तुम, अगर तुम्हें ठंडा पानी से नहाना है ना और इतना ज्यादा तुम्हें खुमार चढ़ा हुआ है, तो कम से कम एक दिन छोड़कर एक दिन नहाया करो, ताकि तुम्हारे शरीर का तापमान उस पानी को झेल ले। बिना नहाए तो मैं रह ही नहीं सकती, और आप कह रहे हो एक दिन छोड़ दो? मुझे खुद से दुर्गंध आने लगेगी। आप तो रहने ही दो, मुझे नहीं चाहिए आपका फिजूल ज्ञान। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आपको चाय बनाने के लिए क्या बोल दिया? आपने इतना लंबा चौड़ा प्रवचन दे डाला। अरे बाबा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं यार, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारी मानकर चाय बना ही लाता हूँ तुम्हारे लिए। ऐसे ही सक्षम वहां से चला जाता है और इतना जुकाम होने के बाद भी अनन्या ठंडे पानी से नहाना नहीं छोड़ती और वो अगली सुबह ही ठंडे पानी से नहा लेती है और उसी शाम उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है और वो ठंड से कांपने लगती है, जिसे देखकर सक्षम और सुमित्रा काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अनन्या को दवा देने से भी उसे कोई भी आराम नहीं मिलता और उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ती जाती है, जिस कारण से अब अनन्या को अस्पताल लेकर जाते हैं। देखिए, इनकी हालत बहुत खराब है, इन्हें निमोनिया हो गया है। इन्होंने इतना ज्यादा ठंडे पानी का यूज क्यों किया भाई? इनके शरीर का सारा खून जम चुका है। ये मेरी बहू को क्या हो गया? मैंने उसे ठंडे पानी से नहाने के लिए मना किया था, ये उसी का परिणाम है। ये कोई अचानक से हुई घटना नहीं है, शायद ये रोज ठंडे पानी से ही नहा रही है, इसी का नतीजा है ये। या मुझे लगता है किसी ठंडे चीज की सेवन कर रही है ये, वो भी रोज रोज।
आप लोग जानते हो ना कि दिल्ली की ठंड कितनी ज्यादा खतरनाक होती है, फिर भी शरीर का तापमान मौसम के अनुकूल होना बहुत जरूरी है, तभी इंसान रह पाता है जिंदा। डॉक्टर साहब, अनन्या ठीक तो हो जाएगी ना? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, इन्हें कुछ दिन तक तो आईसीयू में ही रखना पड़ेगा। खून के जम जाने का मतलब इंसान की मौत के बराबर होता है, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? अनन्या का काफी दिनों तक इलाज चलता है, जिसके बाद अनन्या थोड़ी बहुत ठीक होने लगती है, और जब वो ठीक महसूस करती है तो अपने किए के लिए वो माफी मांगती है। माँ जी, सक्षम जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप सबको बहुत तकलीफ दी। मैं समझ गई हूँ कि मेरी ये बहुत बड़ी गलती है। ठंडे पानी से लोग दिन में एक बार ही नहाते हैं, लेकिन मैं बार बार फ्रिज के ठंडे पानी से नहाती रही। मैं शर्मिंदा हूँ माँ जी। आज मुझे मौत को करीब से देखकर अपनी गलती का बहुत ज्यादा एहसास हो रहा है। मुझे माफ कर दीजिए आप लोग। बहू, हम तुझे तेरे भले के लिए ही समझा रहे थे। अब तुमने ठंडे पानी से नहाने का नतीजा तो देख ही लिया है। अब तुम्हारा ठंडे पानी से नहाने का भूत उतर गया है ना? हैं? या अब भी कोई कसर बाकी है तुम्हें? कितने तरीके से हमने तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें समझ में आया नहीं है? देखो भैया, मैं तो माफ नहीं करने वाला तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं। और तुम्हें अभी इसी वक्त ये वादा करना पड़ेगा कि जिंदगी में कभी भी तुम बर्फ के पानी से नहीं नहाओगी, यहाँ तक कि गर्मी में भी नहीं, और मौसम के अनुसार ही पानी का तापमान रखोगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कभी भी बर्फ के पानी से नहीं नहाऊंगी। अनन्या को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, और उस दिन के बाद से अनन्या कभी भी ठंडे पानी से नहीं नहाती है और अपने लिए गर्म पानी ही किया करती है, और सबकी बातें मानकर वो सबके साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताती है। आज तो मटर पनीर खाकर मजा ही आ गया। माँ, काश ज्योति भी आपकी तरह खाना बना पाती। बेटा, उसके हाथ के खाने की तो तू बात ही ना कर। याद है ना, उसकी पहली रसोई में उसके हाथ का खाना खाकर कैसे दस्त लगे थे। क्या माँ भैया, जब देखो आप लोग भाभी का मजाक बनाते रहते हो। चुप कर, तो बड़ा आया भाभी का चमचा। समर्थ इतना बोलता ही है कि तभी वहां पर ज्योति आ जाती है। बहू, कहीं जा रही है क्या? माँ जी, आज मेरा मेरे फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग और मूवी देखने का प्लान है, वही जा रही हूँ। देवर जी, क्या आप मुझे वहाँ छोड़ आएंगे? क्यों नहीं भाभी? ये क्या उमंग, तूने अभी तो खाना शुरू किया था, ऐसे खाने को बीच में छोड़कर नहीं जाते। कोई बात नहीं माँ, मैं आकर खा लूंगा। भाभी को जाने के लिए लेट हो रहा होगा, मैं उन्हें जल्दी से छोड़कर आ जाता हूँ। उमंग हाथ धोता है और ज्योति को छोड़ने के लिए चला जाता है। कभी कभी तो लगता है इसका नाम मैंने उमंग रखकर गलती कर दी। इसका नाम तो मुझे भाभी का गुलाम रखना चाहिए था। ना जाने क्या होगा इस लड़के का। उमंग अपनी भाभी ज्योति की बहुत इज्जत करता था और उसे अपनी माँ की तरह मानता था और उसके सारे कामों को भी करता था। वहीं ज्योति उमंग के प्यार का फायदा उठाकर उससे हमेशा नौकरों की तरह काम करवाया करती थी। ओह गॉड, आज तो ढेर सारे बर्तन और कपड़े हैं। अब जब घर में देवर जैसा नौकर है तो मुझे इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत। इतना कहकर ज्योति उमंग के कमरे में जाती है। अरे ये क्या देवर जी, आप तो पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ भाभी, क्या आपको मुझसे कुछ काम था? काम तो था, लेकिन आप तो पढ़ाई कर रहे हैं। खैर छोड़िए। नहीं भाभी, भला आपसे बढ़कर क्या है मेरे लिए? हाँ, आपसे बढ़कर कुछ हो सकता है क्या? बोलिए ना, क्या काम है, क्या करना है मुझे? मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और घर में इतने सारे बर्तन और कपड़े धोने। भाभी मैं समझ गया, फिक्र मत कीजिए, मैं ये सारे काम कर दूंगा। उमंग किसी नौकर की तरह जल्दी जल्दी सारे बर्तन धोने लगता है और छत पर जाकर अब सबके गंदे कपड़े धोता है कि तभी वहां पर सुमित्रा आ जाती है। हे भगवान, क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए इतना पढ़ा लिखाया था कि एक दिन तू बड़ा होकर गंदे कपड़े धो सके? इस कलमुही के हाथों में क्या मेहंदी लगी है जो ये आराम फरमा रही है? माँ, भाभी को कुछ मत बोलिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। अपनी बहू की हरकतों को देखकर, अपने बेटे को अपनी बहू का ऐसा गुलाम बनता देखकर सुमित्रा काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। इसलिए अब वो जल्दी से जल्दी उमंग के लिए रिश्ता देखना शुरू करती है। भाई साहब, मेरी तरफ से तो आप ये रिश्ता पक्का समझिए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप मेरी इतनी काली कलूटी बेटी को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो। भाई साहब, क्या गोरा क्या काला, सारे रंग तो भगवान ने बनाए हुए हैं। अब तो बस आप जल्द से जल्द शादी की तैयारी कीजिए। अपनी बड़ी बहू ज्योति की वजह से सुमित्रा कुछ ही दिनों में अपने बेटे उमंग की शादी काले रंग की लड़की अपर्णा से करवा देती है। अपर्णा, ये सोने की चूड़ियां मैंने तुम्हारे लिए बनवाई है। ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है।
उमंग अपने हाथों से अपर्णा को सोने की चूड़ियां पहनाने वाला था कि तभी उसके कमरे के दरवाजे पर खटखट होती है। उमंग जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोलता है, भाभी आप, वो भी इस वक्त? वो तुम्हारे भैया है ना, उनकी ये वॉच गलती से पानी में गिर गई। तुम जल्दी से इसे वॉच मैकेनिक के पास ले जाओ। ठीक है भाभी। वाओ, ये सोने की चूड़ियां तो काफी ज्यादा सुंदर है। क्या मैं इसे कुछ दिनों के लिए रख सकती हूँ? वो क्या है ना, अगले हफ्ते मेरी सहेली की शादी है तो मैं बनारसी साड़ी पहन रही हूँ, उस पर सोने की चूड़ियां काफी सुंदर लगेंगी। ठीक है भाभी, आप ही इसे ले लीजिए। ठीक है, और हाँ, ये वॉच अभी जाकर तुम मैकेनिक को दे देना। अपर्णा के लिए लाई गई सोने की चूड़ियां ज्योति ले जाती है और बिना विचार किए उमंग अपने सुहाग रात के दिन भी अपनी भाभी का काम करता है। ये सब देखकर अपर्णा को काफी बुरा लगता है। ऐसे ही शादी का दिन बीतता है और आज अपर्णा की पहली रसोई की रस्म होती है। तेरे हाथों में तो माँ अन्नपूर्णा का वास है। छोटी बहू होकर भी इतना अच्छा खाना बना लेती है, और ये बड़ी बहू होने के बाद भी ठीक से मैगी तक नहीं बना पाती। माँ जी, अब जब भगवान ने इसे इतनी काली और अजीब सूरत दी है तो कम से कम इसके अंदर कोई गुण तो होना चाहिए, वरना तो लोग यही कहेंगे ना शक्ल सूरत की और ना किसी काम की। ज्योति की बात सुनकर अपर्णा को बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। ये क्या भाभी, आप तो कुछ खा ही नहीं रही हैं। वो क्या है ना, मैं डाइट पर हूँ, इसलिए मैं सिर्फ डाइट फूड खाती हूँ। उमंग, जाओ और जाकर मेरे लिए डाइट फूड बनाकर लेकर आओ। अपनी भाभी की एक आवाज पर उमंग उठता है और किचन में जाकर अपनी भाभी के लिए डाइट फूड बनाकर लाता है। और अपने पति को ऐसे खाना खाता छोड़कर अपनी भाभी का काम करता देखकर अपर्णा को काफी ज्यादा बुरा लगता है। ऐसे ही एक दिन, भाभी अब तो आपके पैरों में दर्द नहीं हो रहा है ना? नहीं देवर जी, अब तो पहले से काफी आराम है। उमंग सोफे पर लेटी अपनी भाभी के पैर दबा रहा होता है कि तभी वहां पर सुमित्रा और अपर्णा आ जाती हैं। ये क्या जी, आप जेठानी जी के पैर क्यों दबा रहे हैं? वो भाभी के पैरों में कुछ दिनों से दर्द रहता था इसलिए। वो तो मन बुद्धि है, लेकिन तू बहू, क्या तुझे भी होश नहीं? तू देवर से अपने पैर दबा रही है? कैसी भाभी है तू? माँ, आप भाभी को डांट क्यों रही हो? भाभी के पैर मैंने अपनी मर्जी से दबाए हैं। उमंग को अपनी गोरी जेठानी की इतनी साइड लेता हुआ देखकर अपर्णा धीरे धीरे समझ जाती है कि उसका पति कहीं ना कहीं उसकी जेठानी का नौकर बन गया है। बस बहुत हो गया, अब मैं अपने पति को अपनी गोरी जेठानी का नौकर नहीं बनने दूंगी। अब मैं इन्हें बताऊंगी कि देवरानी क्या चीज होती है। आज उमंग और अपर्णा की फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी थी, इसलिए वो दोनों शॉपिंग पर जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं कि तभी वहां पर ज्योति आती है। मुझे बाजार जाना था, आप मुझे बाजार छोड़ दीजिए। सॉरी भाभी, आज तो ये आपको बाजार नहीं छोड़ेंगे। आज हमारी फर्स्ट मंथ डेटिंग एनिवर्सरी है, इसलिए हम लोग शॉपिंग पर जा रहे हैं। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? आप इसे शॉपिंग पर ले जा रहे हैं? इसके काले और इतने अजीब चेहरे पर ड्रेस तो दूर की बात है, अगर इसने कोई पोछा भी पहन लिया तो उसकी भी शोभा खराब हो जाएगी। भाभी, मेरा रंग भले ही काला है, लेकिन मैं आपकी तरह अपने चेहरे पर 20 किलो मेकअप और एशियन बॉल पुट्टी थोप कर नहीं घूमती, समझिए आप। हमारे रास्ते से हटिए, हमें शॉपिंग के लिए लेट हो रहा है। अपर्णा का जवाब सुनकर और पहली बार उमंग को अपना कोई काम न करता देखकर ज्योति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ऐसे ही एक दिन, देवर जी, ये कुछ सामान की लिस्ट है, आते हुए आप इन्हें ले आना। ठीक है भाभी। आप तो मेरा बताया हुआ सामान ला रहे थे ना, तो अब जेठानी जी का सामान कैसे ला सकते हो? इस बार तो आपको अपना सामान खुद ही लाना होगा। बस बहुत हुआ, मैं जब भी उमंग को कोई काम बोलती हूँ तो तुम क्यों उसके दुम की तरह बीच में आ जाती हो? मैं उनकी कोई दुम नहीं, बल्कि उनकी पत्नी हूँ, समझिए आप। बहुत हो गया, बहुत बना लिया आपने मेरे पति को अपना नौकर, लेकिन अब और नहीं। ये तुम भाभी से किस तरह से बात कर रही हो? सही कह रही है बहू, कब तक बनेगा तू अपनी भाभी का नौकर? तेरी शादी मैंने इसलिए करवाई थी ताकि तू अपनी भाभी का नौकर बनना छोड़ दे, अपनी पत्नी के साथ रहे, पत्नी के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारे। लेकिन तूने तो अभी भी अपनी भाभी का गुलाम बनना नहीं छोड़ा। कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि मेरा पति मेरी जेठानी का नौकर है। अपनी सास और देवरानी की बात सुनकर ज्योति गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और अपर्णा भी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है, जिसे देखकर उमंग अपर्णा के पास जाता है। देखो, मैं जानता हूँ अपर्णा तुम्हें बहुत ठेस पहुंची है, लेकिन मैं अपनी वजह से भाभी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। प्लीज तुम भाभी से जाकर माफी मांग लो। ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हें मेरी कसम है। अपने पति की बात सुनकर ना चाहते हुए भी अपर्णा को ज्योति के पास माफी मांगने के लिए जाना पड़ता है। वो आपकी इतनी इज्जत करते हैं,
आपको माँ का दर्जा देते हैं और आप उनके प्यार का ऐसा फायदा उठा रही हैं। इसमें गलत क्या है? वो भले ही मुझे अपनी भाभी माँ मानता हो, लेकिन वो मेरे लिए मेरे किसी नौकर से कम नहीं है। ज्योति इतना बोलती ही है कि तभी वहां पर उमंग अपनी माँ के साथ आ जाता है और ज्योति की सारी बातें सुन लेता है। मैंने आपको इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया और आप मुझे आज तक सिर्फ अपना नौकर समझती आई हो भाभी। तुझे तो मैंने पहले ही कहा था कि इसने तुझे सिर्फ अपना नौकर बना रखा है, लेकिन तेरी ही आंखों पर भाभी के प्यार की पट्टी पड़ी थी। तुझ जैसी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। माँ आपको जो बोलना है मुझे बोल दीजिए, लेकिन भाभी को कुछ मत बोलिए। उन्होंने भले ही कभी मुझे अपना देवर ना माना हो, लेकिन ये आज मेरे लिए भाभी माँ है और हमेशा रहेगी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उमंग के दिल में अपने लिए इतना प्यार और इज्जत देखकर ज्योति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। देवर जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं जानती थी कि आपके दिल में मेरे लिए इतनी इज्जत और प्यार है। मैंने हमेशा आपको अपना नौकर बनाकर आपका फायदा उठाया। आज आपके सामने सच्चाई आई, फिर भी आपके दिल में मेरे लिए जरा सी नफरत नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं भाभी माँ, आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। आप तो मेरी माँ जैसी हैं और एक माँ कभी अपने बेटे के सामने हाथ नहीं जोड़ती है। उमंग पल भर में ज्योति को माफ कर देता है, जिसके बाद अब ज्योति दिल से उमंग को अपना देवर मानती है और अब ज्योति और अपर्णा के बीच का भी मनमुटाव खत्म हो जाता है और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।